हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग आपका ये पार्ट 2 है जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई रहेंगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों का जो सेमेस्टर का रिमेनिंग पोर्शन था वो अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी मैं इस चैनल पे आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं आपके, जैसे कि एसएससी जेईई वगैरह का जो क्वेश्चंस होता है, मैं वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये तो स्टार्ट करूँगा अभी, और इसका आपको बेनिफिट क्या होगा ये आप जब वीडियोस देखोगे इन सारे का डिस्कशन का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। प्लस आपके जो नॉन टेक का जो पोर्शन होता है, ठीक है, नॉन टेक का जो पोर्शन होता है, नॉन टेक का भी पोर्शन मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। क्योंकि देखो कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप करते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि नॉन टेक एक ऐसा पोर्शन है आपका कि भैया इसमें बहुत सारा चीज़ होता है। तो मैं आपको वही सारे टॉपिक डिस्कस करूँगा जिसमें आपको एक बिलो एवरेज कोई बंदा भी होगा ना, जिसको भाई नॉन टेक समझ में भी नहीं आता होगा, वो भी जब क्लास करने लगेगा बंदा ना, तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार यहाँ से बेनिफिट मुझे हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको वो सारे टॉपिक करवाऊँगा, उतना ही कंसेप्ट दूंगा जिससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में जो आते हैं। खास करके आप जो प्रिपरेशन करोगे, अभी आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, या और भी एसएससी जेईई में आपका जैसे कि नॉन टेक का पोर्शन आता है, तो वहाँ पर आपको जो भी मैं कंसेप्ट देने वाला हूँ वहाँ पे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस आपको एक ये काम करना है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी चैनल मैंने आपका स्टार्ट किया है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारी जो एजुकेशन है ना भैया, हर एक बंदे के पास पहुँचे, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मैं यहाँ पे सारा कुछ जो भी आपको बताने वाला हूँ, पर्सनल जो प्रॉब्लम्स मैंने फेसेस किए थे ना, तो मुझे ये समझ में आता है यार कि कोई भी टॉपिक में बंदा को प्रॉब्लम्स कहाँ पर आते हैं और किस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ आप ऐसा समझो कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भैया मतलब आप कुछ ऐसा कंसेप्ट आपको कभी नहीं लगने वाला है कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये करना है कि जो भी यहाँ पे लेक्चर्स जो मैं अपलोड करूँगा, तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। इससे देखो मुझे ये बेनिफिट, उससे मुझे ये समझ में आएगा कि यार जो भी मैं मतलब एजुकेशन जो आपको मैं इस मीडियम से दे रहा हूँ यार, कि हर एक बंदे के पास वो पहुँचे, ठीक है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी फैमिली है आपका एटीएस क्लासेस, ये अगर आप ही का सपोर्ट से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये जितने भी सारे मैं यहाँ पे प्रॉमिस आपको कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नॉन टेक का पोर्शन स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पे सारे टॉपिक मतलब वो करवाऊँगा जो मैंने खुद प्रिपरेशन किया। यार मेरे भी लेवल बिलो लो एवरेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा भी लेवल यही था, ठीक है। और मैं खुद से करके समझाऊँ यार कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है, बस मुझे वही पढ़ना भैया जो उस एग्ज़ाम में आता है। तो सिर्फ आपको ये सपोर्ट करना है कि अगर हमारी जो फैमिली है एटीएस क्लासेस, इसको अगर आगे हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो एजुकेशन जो है ना हर एक बंदे के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल फ्री होगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो आप सिर्फ क्या करो, जो भी आपके साथ जो फ्रेंड्स होते हैं या जो आपके ग्रुप्स वगैरह होता है, ठीक है, या जो आपके फेसबुक, मतलब अगर आपको लगे कि हाँ यार ये जो भी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो वो किसी और को बेनिफिट पहुँचाने वाला है, तो आप उसको शेयर करें। क्योंकि देखो यार, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है ना, आप जितना इसको शेयर करोगे ना उतना आपकी एजुकेशन बढ़ेगी, ठीक है। और जो बच्चे ये भी कंपटीशन करते हैं यार सर कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, अगर ये शेयर करेंगे तो दूसरे बंदे को सीखने को मिल जाएगा, भैया ऐसा मत समझो। अगर ऐसा करोगे ना तो कभी भी आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, जितना आप बांटोगे ना ये उतना ही बढ़ने वाला है। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है ना, तो अपना जो लेवल है ना, पास्ट में क्या था प्रेजेंट में क्या है, वो कंपैरिजन करो। क्योंकि मेन जो लड़ाई होती है किसी भी कंपटीशन की बात कर लो या लाइफ में जो होती है ना, खुद से होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग बाहर के सारे एक्सटर्नल फैक्टर को देख के क्या होता है, उलझ जाते हैं। तो भैया अगर आप अपना इंटरनल सारा कुछ अगर आप संभाल के ले जा रहे हो ना, तो कोई टेंशन आपको लाइफ में नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये मैं ये सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा एसएससी जेईई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, और नॉन टेक भी करवाऊँगा, ठीक। आपको सिर्फ सपोर्ट क्या करना भैया, कि जो भी हमारी लेक्चर्स होंगे आप उसको अपने, अगर आपको लगे कि ये बेनिफिट है तो फ्रेंड के साथ उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेक्चर के स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या समझा था कि क्या होता है प्रोडक्शन। तो मैंने समझाया था प्रोडक्शन इज ए स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस इन विच वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। मतलब वहाँ पर हमारा एक इनपुट था,
फिर यहाँ पे कन्वर्जिंग प्रोसेस होता था और यहाँ पे हम लोग आउटपुट लेते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4M बड़ा इंपॉर्टेंट था, मेन मटेरियल मनी मशीन्स। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आता था तो हम लोग फीडबैक यहाँ पे लेते थे और इसको संभालते थे। फिर हम लोगों ने देखा था प्रोडक्शन के सिस्टम, देखा था कौन कौन से प्रोडक्शन के सिस्टम थे, मतलब जिसके हेल्प से मतलब आप प्रोडक्ट को बनाते हो। तो फर्स्ट आपका था इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम। क्या था? इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम। फिर हम लोगों ने सेकंड क्या देखा था? कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होगा, कस्टमर आपको ऑर्डर देगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में कस्टमर ऑर्डर आपको नहीं देने वाला है। इसके आपके दो टाइप्स थे, जॉब फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम और बैच फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के भी दो थे, कौन कौन से? मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम, और इसका एक था प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो जॉब फ्लो में आप सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, बैच में ग्रुप में बनाते हो। अब मास एंड फ्लो में क्या करते हो, कस्टमर की ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप प्रोडक्ट बनाते हो और इसको स्टोर करके रख लेते हो। और ये जो प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम था, यहाँ पे आप सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, मतलब विदाउट ऑर्डर ऑफ कस्टमर, और उसको भी आप स्टोर करके रख लेते हो। फिर हम लोगों ने समझा था कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या समझा था प्रोडक्टिविटी के बाद, कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो आप, वर्क स्टडी करके, या जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लो। ठीक है, प्लांट की लेआउट सुधार लो, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दो किसको, वर्कर्स को, तो वहाँ से भी आपकी ये प्रोडक्टिविटी सुधर जाएगी। तो अगर अब हम लोग बात करते हैं, आज की हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे कि देखो कोई भी अगर आप प्रोडक्ट को बना रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट अगर आप ये बना रहे हो तो ये कहाँ पे बनेगा, किसी इंडस्ट्री में बनेगा। ठीक है, किसी इंडस्ट्री में बना रहे हो, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो किसी फैक्ट्री में बनाओगे। तो भैया आप समझ रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा, सपोज़ करो आपको प्रोडक्ट ए बना रहे हो, आप सोच रहे हो, तो फैक्ट्री में देखो क्या क्या होंगे ना, वहाँ पे मशीन्स को भैया लगाना पड़ेगा, मतलब मशीन्स खरीदने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, प्रोडक्ट ए को बनाना है तो मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लेबर पावर भी चाहिए। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट ए बनाना है तो उससे रिलेटेड होती है कॉस्ट। तो आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि जब कोई मटेरियल बनता है ना, तो फैक्ट्री के अंदर उसके कौन कौन से कॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट कॉस्ट है, ये हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, मतलब कॉस्ट इन प्रोडक्शन में देख रहे हैं, कि जब भी हम लोग प्रोडक्शन किसी भी मतलब प्रोडक्ट को कर रहे हैं तो कौन कौन सा कॉस्ट आने वाला है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है भैया कि मतलब देखो, जैसे कि आप रॉ मटेरियल खरीदोगे ना, तो ये आ जाएगा इस कैटेगरी में। ठीक है, जो आप लेबर वगैरह को, वर्कर को जो सैलरी दोगे, मतलब जो काम करने वाला लेबर आपका मशीन्स में, उसकी सैलरी। ठीक है, तो ये सारे आपके किसके अंदर आ जाएंगे, प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर अगर बात करें हम लोग सेकंड, और इसमें आपके जो मशीन्स वगैरह भी हैं, इसी के अंदर आ जाएगा। सेकंड कॉस्ट आपका एक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब देखो कि ये मत समझो कि आपने मशीन खरीद लिया, रॉ मटेरियल ले आया तो काम बन गया। कुछ ऐसे भी कॉस्ट होते हैं ना जिसके बिना भैया मतलब आपकी काम जो है ना अच्छे से नहीं चलने वाली। जैसे मान लो कोई मशीन होगा, तो मशीन अगर काम कर रहा है तो वहाँ पे देखो कंपोनेंट के बीच क्या होता है भैया, फ्रिक्शन होगा। तो उसको कम करने के लिए हमको कटिंग फ्लूइड यूज़ करना पड़ेगा, लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ेगा कि नहीं, हाथ वगैरह लेबर को साफ करने के लिए जूट के कपड़े भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये जो सारे कॉस्ट होते हैं ना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। मतलब ये डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। देखो अगर मैं कटिंग फ्लूइड यूज़ नहीं करूँगा तो क्या होगा, मेरी मशीन ख़राब हो जाएगी। अगर मैं जूट का कपड़ा नहीं दूंगा तो क्या वर्कर अच्छा फील करेगा, नहीं ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये डायरेक्ट जो है ना किसी प्रोडक्ट से रिलेट नहीं होता है, लेकिन ये आपका अगर रहेगा तो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, और कुछ ऐसे भी लेबर का कॉस्ट होता है जिसको हम लोग इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि देखो आपको जहाँ भी प्रोडक्शन सिस्टम है वहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, वॉचमैन रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बंदा होना चाहिए सुपरवाइज़र का काम करे। ठीक है, हायर ऑफिसर, ये तो जाकर प्रोडक्ट नहीं बना रहे, लेकिन इसको क्या करेंगे, सुपरविजन करेंगे। तो ये सारे कॉस्ट आपके कौन हो गए, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप क्या आते हैं, जैसे कि आप जो रेंट वगैरह दोगे बिल्डिंग का, ठीक है, ज़मीन खरीदोगे, रेंट दोगे किसका, जो बिल्डिंग आपने लिया होगा। फिर टेलीफोन वगैरह का कॉस्ट जो होगी आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट हो गया। ये सारे किस में आएंगे, आपके इनडायरेक्ट
एक्सपेंस में आएंगे। तो हमें फैक्ट्री के अंदर ना, फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से कॉस्ट दिख गया, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट मटेरियल से डायरेक्ट रिलेटेड होगा, जैसे रॉ मटेरियल जो लेबर काम कर रहा होगा वहाँ पे, और ये मशीन्स। और फैक्ट्री ओवरहेड मतलब जिसको हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी। ये कौन कौन सा हो गया आपका, कटिंग फ्लूइड, जूट के कपड़े जिससे मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। और लेबर, इनडायरेक्ट लेबर में कौन कौन सा हो गया, वॉचमैन, सुपरवाइज़र, ठीक है, हायर ऑफिसर। और यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट हो गया आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, टेलीफोन का जो बिल आएगा वो सारा हो गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी अगर प्रोडक्ट बनता ना, तो फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो फैक्ट्री कॉस्ट जो निकल का था ये होता है आपका प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये अभी जो ये फैक्ट्री है, इसके अंदर मेरा प्रोडक्ट ए है, ठीक है। अब ये क्या होगा भैया, प्रोडक्ट क्या मार्केट में आएगा कि नहीं, अरे मार्केट में लाओगे ना इसको, तो मार्केट में लाने के लिए इसको क्या करोगे, अगर नया प्रोडक्ट है तो एडवर्टाइज़ करोगे, बोले भैया इसका प्रचार करोगे कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करोगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करोगे इसमें, फिर आप क्या करोगे भैया, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का हेल्प लोगे, तो ये तभी तो मार्केट में आएगा। तो इस कॉस्ट को जब आप लोग ऐड कर दोगे फैक्ट्री कॉस्ट के साथ, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका क्या, टोटल कॉस्ट, कि भैया मटेरियल को मार्केट में लाने के लिए टोटल कॉस्ट ये लग रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मार्केट में आ गया, तो कोई भी बंदा कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसका एम क्या होता है कि भैया वो क्या करे, प्रॉफिट को कमाएगा। अरे प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं, मतलब अब वो क्या करने वाला है, उसको सेल करने वाला है। तो सेल जब भी करेगा तो टोटल कॉस्ट में अगर आप क्या करो ना, प्रॉफिट को ऐड कर दो। टोटल कॉस्ट में क्या करो, प्रॉफिट को अगर आप ऐड करते हो तो आपका क्या निकल क्या आ जाएगा, सेलिंग कॉस्ट। तो अगर किसी ने पूछ दिया फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, तो फैक्ट्री कॉस्ट होता है आपका प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। अब मार्केट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा वो देना पड़ेगा। तो ये टोटल कॉस्ट का निकल के आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडवर्टाइजमेंट प्लस ट्रांसपोर्टेशन। और सेलिंग कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया इतने सारे प्रोडक्शन सिस्टम में मतलब जो कॉस्ट होता है किसी प्रोडक्ट के साथ। अभी हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब देखो कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम में आप क्या बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भैया कितना प्रोडक्ट बनाए किसी सिस्टम में, तो जिससे हमारी जो मतलब प्रोडक्ट मतलब इंडस्ट्री हो क्या किस में रहे, प्रॉफिट में रहे। आपको पता होना चाहिए ना, आपको तो पता तो रहेगा नहीं कि भैया कितना प्रोडक्ट बनाए, लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन करने से पहले ये पता हो जाए कि कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, कितना नंबर आप प्रोडक्ट बनाएं ताकि आपकी कंपनी क्या रहे, प्रॉफिट में रहे। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है ना, उनके हाथ में एक ऐसा रफ़ आइडिया होता है कि इसके हेल्प से वो क्या पता कर सकते हैं कि अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ मटेरियल जो ब्रेक इवन एनालिसिस बताएगा अगर वो उतना बनाता है, तो भैया अगर उससे ज़्यादा बनाएगा तो वो प्रॉफिट में रहेगा, और उस नंबर से अगर बंदा कम बनाएगा तो लॉस में रहेगा, ठीक है। मतलब हमें ब्रेक इवन एनालिसिस क्या बताएगा कि कितना मिनिमम नंबर आप प्रोडक्ट बनाओगे ताकि आपकी कंपनी किस में रहे, मतलब जो प्रोडक्शन सिस्टम है प्रॉफिट में रहे। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के आपके 3 एलिमेंट होते हैं। ये 3 एलिमेंट क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्लस सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट हो गया आपका, और थर्ड हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कितना यूनिट बना रहे हो आप किसी प्रोडक्ट का, उसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट हो गया, चलिए ये सेलिंग कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या आपके 3 एलिमेंट हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो हमारा टॉपिक है, ब्रेक इवन एनालिसिस, इसमें जो आपका टोटल कॉस्ट होता है ये 2 पार्ट में बटा हुआ था आपका। टोटल कॉस्ट किसमें है, 2 पार्ट में, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो भैया अगर आप कंपोनेंट नंबर ऑफ़ यूनिट, अगर आप नंबर ऑफ़ यूनिट अगर 0 भी बनाते हो ना तब भी भैया ये कॉस्ट रहेगा ही। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट में आपका कौन सा कॉस्ट आ गया, मशीन्स वगैरह का कॉस्ट। ये क्या होता है, मान लो आप मशीन खरीद के रख ली हो, ठीक है, अब कोई प्रोडक्ट बना भी नहीं रहे हो, मतलब नंबर कितना हो गया 0, लेकिन फिर भी भैया आपका कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो रहेगा ही ना। और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, जितना आप वॉल्यूम प्रोडक्शन मतलब जितना ज़्यादा यूनिट बनाओगे उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट आपको क्या बताएगा कि भैया ये कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट को बढ़ाने से ये बढ़ेगा, और नंबर ऑफ़ यूनिट अगर 0
ज़ीरो रहेगा तो सिर्फ उसमें क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप इसको, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, एक ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, और उस ग्राफ की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि टोटल और ये समझो कि अगर मैं बात करूँ टोटल सेलिंग कॉस्ट, कि भैया टोटल सेल कर रहे हो तो उसको उसमें आपको क्या नहीं मिल रहा था, आप क्या बोलोगे सर फिक्स प्लस वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स प्लस वेरिएबल को टोटल कॉस्ट। अब भैया सेलिंग कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस तीन चीज़ों के बारे में क्या क्या किसके बारे में बताता है, एक टोटल कॉस्ट के बारे में, एक आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट के बारे में, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो उसी का हम लोग ग्राफ यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का देखो एक ग्राफ बनता है, ये ग्राफ किसके बीच बनता है आपको मैं बताता हूँ। ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का ग्राफ ये बनेगा, आपका वर्टिकल एक्सिस में रहने वाला है कॉस्ट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रहने वाला है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ कि आप कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, ये नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं कि जो हमारे कॉस्ट होते हैं, कौन सा कॉस्ट, आपका जो कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने क्या बोला कि अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो भी है, देखो इस पॉइंट पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जो मान लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को आपने एक्स बोल रहे हो, ठीक है, तो एक्स इस पॉइंट पे कितना ज़ीरो है ना, तो अगर एक्स ज़ीरो है फिर भी यहाँ पे देखो आपका कुछ कॉस्ट शो कर रहा होगा, ये कौन सा कॉस्ट होगा, ये कॉस्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो मशीन्स वगैरह का कॉस्ट है आपका ये शो कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि भैया एक होता है आपका क्या, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्या होता है आपका, वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट देखो आपका क्या कैसे शो करेगा, देखो अब मैंने क्या बनाया, देखो अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ और इस कॉस्ट को मैंने क्या नाम दिया, टोटल कॉस्ट नाम दिया, और इसको प्रोजेक्ट कर दो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट मीट करेगा, यहाँ पे कोई वॉल्यूम प्रोडक्शन सपोज करो x1 है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका क्या निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट निकल के आएगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है एक ये वाला कॉस्ट यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा ना, और आपको यहाँ से कुछ एक कॉस्ट दिख रहा होगा, तो ये तो कॉस्ट मेरा समझ में आ गया, नीचे वाला क्या फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ वाला जो ये कॉस्ट आपको दिख रहा है ये आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट। देखो वेरिएबल कॉस्ट जब नंबर ऑफ यूनिट जीरो आ गया तो क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि जब क्वांटिटी बनाओगे नहीं भैया, जीरो जब क्वांटिटी रहेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, जीरो। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो आपका ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, ये आपका टोटल कॉस्ट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ बनाया आपने, ये मेरा ग्राफ है किसका, टोटल कॉस्ट का ग्राफ बन गया है। अब जो हमारी सेलिंग प्राइस है, हमने अभी बताया आपको कि जो सेलिंग प्राइस होती है टोटल कॉस्ट में क्या करो, प्रॉफिट को ऐड कर दो, मतलब जो सेलिंग प्राइस होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो अब जैसे कि मेरा ये ग्राफ कौन सा है, ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ है ना, तो अगर मुझे सेलिंग कॉस्ट बनाना पड़ेगा, देखो अगर आप नंबर ऑफ यूनिट अगर जीरो सेल करते हो तो आपकी सेलिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, और जीरो हो जाएगी ना। तो देखो सेलिंग कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, सेलिंग कॉस्ट, टोटल सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है आपका कि नंबर ऑफ यूनिट जीरो तो सेलिंग कॉस्ट जीरो। देखो अब अगर आप मान लो सेलिंग कॉस्ट की बात कर रहे हो ना, अगर आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है आगे बढ़ रहे हो, तो देखो यहाँ से इस पॉइंट के बाद जब आप एक ऐसा पॉइंट आ रहा है ना कि जहाँ पे टोटल कॉस्ट और आपकी टोटल सेलिंग कॉस्ट क्या कर रही है, कोइंसिडेंस कर रही है, मतलब ये दोनों एक जगह पे मिल रही है। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पे एक क्वांटिटी क्या बने बोला, x1 क्वांटिटी बोला। तो देखो ये एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जा रहा है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेलिंग कॉस्ट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट बराबर जो टोटल सेलिंग कॉस्ट आती है, इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देखो इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, आप इस पॉइंट से जब ऊपर की ओर जाओगे तब क्या हो रहा है, और जब नीचे की ओर आओगे तब क्या हो रहा है। देखो सपोज करो आप नीचे की ओर आ रहे हो, ठीक है, उस पॉइंट से क्या कर रहे हो, नीचे की ओर आ रहे हो, तो नीचे की ओर आ रहे हो तो मान लो ये सपोज ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मान लो एक क्वांटिटी होगी,
इस पॉइंट पे एक क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया एक्स नॉट, ठीक है। और फिर जब आप ऊपर जाओगे ना तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी एक क्वांटिटी होगी, तो इसको मैंने क्या बोल दिया एक्स टू, ठीक है। तो देखो एक्स नॉट वाली जो क्वांटिटी है ना, या इस पॉइंट पे जब इसको प्रोजेक्ट करोगे इस वाले एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका सेलिंग कॉस्ट। लेकिन देखो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या शो कर रहा होगा भैया आपका, कि जो टोटल कॉस्ट है ना उससे भी आपकी सेलिंग कॉस्ट क्या हो गया, अरे कम हो गया भैया। तो भैया इतना क्या हो गया आपका, नीचे ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ये आपका लॉस हो गया है। मतलब इस पॉइंट से अगर आप नीचे आते हो तो आप किस में रहोगे, लॉस में रहोगे। किस में रहोगे, लॉस में। अब देखते हैं इस पॉइंट से जब हम लोग ऊपर जाते हैं ना तब क्या हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से मैं ऊपर जा रहा हूँ, मतलब ये पॉइंट ले लिया हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो ये जो टोटल कॉस्ट से इतना ज़्यादा है ना, तो ये वाला मेरा क्या शो कर रहा होगा, प्रॉफिट। मतलब इस पॉइंट से जैसे आप ऊपर जाते हो तो आप किस में रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के मतलब ये जो पॉइंट है जिस पर एक क्वांटिटी x1 निकल कर आ रहा है, अगर इससे आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाओगे आगे जाओगे तो आप किस में रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। और इससे अगर कम क्वांटिटी बनाओगे तो आपका लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है, लॉस। तो इस क्वांटिटी x1 को बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन क्वांटिटी, ठीक है। और वो पॉइंट जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जाए, टोटल सेलिंग कॉस्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। और इन दोनों के बीच जो आपकी टोटल कॉस्ट है और टोटल सेलिंग कॉस्ट है उसके बीच जो एक एंगल बन रहा होगा, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। और थीटा क्या होता है, थीटा का बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये किसका एंगल होता है, द टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेलिंग कॉस्ट। तो ये एंगल जितना ज़्यादा रहेगा आपका, ये जितना ज़्यादा रहेगा आपकी प्रॉफिट कितना रहेगी, उतना ही ज़्यादा रहेगा। देखो समझना तो ऐसा, देखो अब मैंने ये एंगल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो देखो ये सेम पॉइंट से जब ऊपर जाओगे तो आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये समझ गया आप। चलिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है कि ये एक प्रोडक्शन मैनेजर के पास एक ऐसा टूल होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं कि मेरी कंपनी कितनी प्रॉफिट में और कितनी लॉस में है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब देखो क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे समझ गए कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता है क्या। तो देखो फिर मैंने बोला जो सेलिंग कॉस्ट होता है आप उसको क्या लिख सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट। तो देखो ये आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट है। तो अगर मैं बोला एक यूनिट को मान लो नंबर ऑफ यूनिट x है और एक यूनिट को मतलब सेलिंग करने में आपको स्मॉल s मिल रहा है, तो ये टोटल सेलिंग कॉस्ट निकल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेंगी। और अगर एक यूनिट को मान लो वेरिएबल टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्या है, x है, और एक यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है वो स्मॉल v है, और आपकी जो प्रॉफिट है वो क्या है, p है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक x क्वान्टिटी निकल के आएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका देखना f, ये आपकी निकल के आएगी f प्लस पी अपॉन एस माइनस वी। अगर किसी ने पूछा कि ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी बताओ, तो हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, टोटल सेलिंग कॉस्ट जो बराबर होता है किसके, टोटल फिक्स्ड को, मतलब ये जो कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट ये सेलिंग कॉस्ट के बराबर होती है, मतलब वहाँ पे प्रॉफिट जीरो होता है। तो उस पॉइंट की वजह जो आपकी क्वांटिटी निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका एफ अपॉन एस माइनस वी। और यहाँ पे अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाओगे तो आपकी जो ब्रेक इवन क्वांटिटी है ना ये बढ़ेगी, और सेलिंग कॉस्ट को बढ़ाओगे तो आपकी जो ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी है वो घटेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हम लोग का थीटा क्या था कि द एंगल बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, नोट्स में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और चलिए पहले हम लोगों ने देखा था क्या, कॉस्ट इन प्रोडक्शन। तो मैंने बताया था प्राइम कॉस्ट होता है और फैक्ट्री ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट, मतलब ये सारे कॉस्ट होते हैं। तो फिर हम लोगों ने बताया था कि जो फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट होगा कितना होगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या करोगे, जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट या ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो उसको ऐड कर दो आप, ठीक है। और टोटल सेलिंग कॉस्ट की जो भी कोई बंदा बात करेगा तो उसमें क्या ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड कर दो। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है। किसके बीच रिलेशन बताता है, टोटल कॉस्ट के बीच, टोटल सेलिंग कॉस्ट के बीच, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं। इट इज़ यूज टू एनालाइज पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस मतलब ऑफ एन इंडस्ट्री इन अपकमिंग फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में आपको समझ में आ गया था ना कि अगर ये नंबर ऑफ यूनिट है तो अगर इससे आप कम बनाओगे तो आप किस में थे, लॉस में, अगर इससे ज़्यादा बना रहे हो तो आप प्रॉफिट में। तो आप क्या डिसाइड करोगे यार कि एक रफ आइडिया तो आपको मिल गया ना कि इस यूनिट से हमको ज़्यादा ही बनाना था कि मेरी जो ये कंपनी रहे किस में रहे, प्रॉफिट में रहे। फिर टोटल कॉस्ट मैंने समझाया था कि क्या क्या होता है ये आपकी एक्सपेंडिचर मेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट थे आपके,
फिक्स प्लस वेरिएबल, ठीक है। तो फिक्स आपके जो मशीन्स वगैरह का जो कॉस्ट होता है ये क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब अगर आप नंबर ऑफ यूनिट 0 भी बना रहे हो तो आपको ये भैया ये तो कॉस्ट लगने ही वाला है। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगी तो ये कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके ग्राफ है कि भैया फिक्स्ड कॉस्ट जो कॉस्ट और वॉल्यूम प्रोडक्शन में ये कांस्टेंट शो कर रहा होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, ये आपकी वॉल्यूम प्रोडक्शन की मतलब है कि अगर वॉल्यूम प्रोडक्शन 0 है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है 0 है। अगर हम लोग सारे कॉस्ट को अगर एक साथ बनाना चाहे तो ये मैंने बता दिया, ये टोटल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कोई एक पॉइंट ले लोगे इसको प्रोजेक्ट करोगे ना तो ये आपका शो करेगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट, और नीचे वाला फिक्स्ड कॉस्ट शो करेगा। टोटल सेल्स और रिवेन्यू क्या होता है, मतलब अगर आप टोटल कॉस्ट में क्या करो, प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा टोटल सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ब्रेक इवन चार्ट अभी जो हम लोगों ने समझा था, ये होता है वॉल्यूम प्रोडक्शन। ये ऐसी क्वांटिटी होती है जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट बराबर होती है किसकी, टोटल, ये जो टोटल कॉस्ट की कॉस्ट बराबर होता है आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट के बराबर। और इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप इसके नीचे आओगे तो भैया आप रहोगे लॉस में, अगर इससे आप ऊपर जाओगे तो आप रहोगे प्रॉफिट में। और ये आप क्या समझोगे कि भैया इस पॉइंट से आप हमेशा दूर रहो, तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये आपका सेफ्टी वाला पॉइंट है। अगर ये इधर आओगे तो भैया आप तो लॉस में ही रहने वाले हो। और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल का मतलब आप चाहोगे कि भैया आप इससे और दूर रहो ताकि आपकी कंपनी क्या रहे, प्रॉफिट में रहे। फिर ये सारे आपके नोटेशन है कि थीटा बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका एंगल होता है किसका भी, इसका टोटल कॉस्ट और टोटल सेलिंग कॉस्ट का भी इसका एंगल थीटा होता है। तो ये सारे आपका नोटेशन हो गया। अब वही सब है कि अब ब्रेक इवन चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन किसका, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट अ गिवन टाइम, ठीक है। डिटरमाइंस द ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ कॉस्ट एंड वॉल्यूम प्रोडक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। यही से हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट की एक क्वांटिटी एक्स निकाला था, ठीक है। और फिर मैंने बोला था ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट आपकी 0 होती है, तो ये क्वांटिटी आपकी निकल के आ गई ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी, ठीक है। तो टोटल सेलिंग कॉस्ट बोलेगा ब्रेक इवन पॉइंट पर, तो क्या होगा, उस क्वांटिटी को क्या करो कि एक यूनिट में जितना सेल करने से जितना मिल रहा है उसको टोटल यूनिट पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल सेलिंग कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे निकल जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करेगा तो स्मॉल वी को मल्टीप्लाई कर दो x से, ठीक है। अगर v बढ़ेगा तो आपकी जो ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर s बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी घटेगी, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप चाहोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ज़्यादा रहे। और आप हमेशा प्रोडक्शन सिस्टम में क्या जाओगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर ही आप रहो, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजम्पशंस हम लोग का यहाँ पे मान लो क्या क्या होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जो मशीन्स वगैरह को जो हम लोग का कॉस्ट है क्या हमेशा कांस्टेंट लेके मान के चलें, ठीक है। जो वर्कर की जो एफिशिएंसी है भैया वो कांस्टेंट एक ही जैसा काम कर रहा है। नो एनी लॉस विल बी कंसिडर्ड। हम लोग यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का लॉस लेके चले नहीं रहे, हम लोग सोच रहे कि हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। उसके बाद ऑल कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज़ लीनियरली वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम प्रोडक्शन। मतलब देखो यार वेरिएबल जो आपकी कॉस्ट होती है ना, हम लोग सब कुछ क्या मान के चले, लीनियर मान के चले हैं, ठीक है। कि यार नंबर ऑफ यूनिट मेरा बढ़ेगा तो इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल केस में ये लीनियर नहीं होगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मान लो कोई डिज़ाइन ख़राब है तो हम लोग ये नहीं सोचे कि ख़राब डिज़ाइन को मतलब एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना, हम लोग सारा डिज़ाइन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कंसिडर नहीं किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ये सारा कुछ आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी कि समझे कि क्या होता है आपका, क्या हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि भैया आपकी जो टोटल कॉस्ट क्या क्या होती है प्रोडक्शन सिस्टम में वो समझ लिए हम लोग, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने समझा कि आपकी जो ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ लगे कि हाँ ये मतलब उसको भी बेनिफिट हो सकता है आपके फ्रेंड्स को, तो आप शेयर करना, ठीक है। और जो मैंने बोला था कि इसमें नॉन टेक वगैरह भी मैं स्टार्ट करूँगा, तो ये आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा ना तो वैसे ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वही सब करवाऊँगा जो सारे टॉपिक मैंने खुद से कंप्लीट किया था अपना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।